Assalamu alaikum, dear students. I'm Faisal Ali, and you are watching my YouTube channel Physics Fusion with Faisal Ali. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट्स कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम को क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहा जाता है किसी बॉडी की। देखिए, मिसाल के तौर पे ये हमें इम्पैक्ट के बारे में भी बताता है। अगर दो बॉडीज मूव कर रही हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है। अगर आपके पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन हो और आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर दो बॉडी सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं तो बताएं कोलिजन होने पे किसको ज्यादा नुकसान होगा, तो आपका जवाब होगा दोनों को सेम नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए कि मैंने आपको मैथ की इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर मैं कहूं कि एक बाईसाइकिल है और एक बस है, तो आप श्योरली कहेंगे कि बस के कोलिजन का जो नुकसान है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू साइकिल, बिकॉज यू विल थॉट कि बस का मास ज्यादा है तो वो डिजास्टर ज्यादा पैदा करेगी। इसलिए अगर मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्वांटिटी ऑफ मोशन बन जाता है, जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। A body in motion has momentum. The momentum of a body is defined as the product of its mass and velocity. तो mass and velocity का जो multiplication है उसको momentum कहा जाता है। It is observed experimentally that force required to stop a moving object depend on two factors, mass of the body and the velocity. अगर एक बॉडी मूव कर रही है एक्सपेरिमेंटली, तो अगर आपने उसे स्टॉप करना है तो आपको दो चीजों को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा या ओवरकम करना पड़ेगा। एक उसका मास है और एक उसकी वेलोसिटी है। इस फॉर्मूले में मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे जो मौजूद है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो आप उसका मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड और इसकी डायमेंशन होती है mL(T⁻⁻1). When a force acts on a body, its velocity changes, consequently its momentum also changes. अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर और उसका मोमेंटम या उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो अल्टीमेटली उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम एक इक्वेशन डिस्कस करते हैं और हमने वहां पे पढ़ा था कि F बराबर होता है ma के। आप इसको इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि A बराबर होता है F/m के। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, लेकिन अगर आप फोर्स कांस्टेंट रखें और मास बढ़ाएं तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, और मास कम करें तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूले को आप इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को ये जो फॉर्मूला है F=ma, इसको इंटरप्रेट आप इस तरह भी कर सकते हैं कि वो बराबर होता है डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत सारे प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होता है। अगर मोमेंटम को देखें तो इसमें एक फैक्टर होता है मास और दूसरी तरफ आपके पास मोमेंटम के साथ वेलोसिटी होती है, और यहाँ पर चेंज का पैरामीटर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो यहाँ पर देखें, जब हम F=ma लिखते हैं तो आप देखें m अपनी जगह पे मौजूद है। दूसरी तरफ आप अगर एक्सेलरेशन को ओपन कर लें, एक्सटेंड कर लें, इनकी फॉर्मूले में लिख लें, तो वो होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इट मीन्स कि डेल्टा p अपॉन t, जिसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं, वो एक्चुअली फोर्स के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब होता है सेम रहना, कंजर्व रहना, कांस्टेंट रहना, तब्दील ना होना, उसे कंजर्वेशन कहा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है कि जब कोई प्रोसेस होता है या कोई दो बॉडीज के दरमियान में कोई कोलिजन होता है या इंटरेक्शन होता है, तो उनका मोमेंटम उस इवेंट से पहले और उस इवेंट के बाद दोनों में सेम रहता है। तो अगर हम इसको देखें, व्हेन सम बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इन एन आइसोलेटेड एक्ट सिस्टम एक्ट अपॉन वन अनदर, एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपके पास इन्वॉल्व ना हो, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो टोटल मोमेंटम जो होगा सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। या आप ये कह लेंगे द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, इस फिगर को देखें, अगर एक बॉडी है ए जिसकी वेलोसिटी है u1 और इसका मास है v1, और एक बॉडी है बी जिसका मास है m2 और वेलोसिटी है u2।
अगर लेट सपोज हम ये सपोज करें कि आपकी जो u2 की वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन u1 है मिसाल के तौर पे, तो इवेंचुअली ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड कर जाएंगी। जब कोलाइड करेंगी तो इस पॉइंट पर इनका आपस में कोलिजन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि u2 was greater than u1, that's why आपका कोलिजन हो गया। यहाँ पे बॉडीज का आपस में कोलिजन हुआ, बॉडीज कोलिजन के बाद डिटैच हुई तो उनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई, मैसेज सेम रहे। एक की वेलोसिटी फाइनल v1 है और दूसरी की वेलोसिटी फाइनल v2 है। अब यहाँ पर अगर आप देखें द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले इस बॉडी का मोमेंटम है m1 u1 और उस बॉडी का दूसरी बॉडी का मोमेंटम है m2 u2, m2 u2। तो यहाँ पे कोलिजन से पहले दोनों का मोमेंटम का अगर आप सम कर लें और फिर कोलिजन के बाद अगर आप जब देखें तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन है m1 v1 इस बॉडी के लिए प्लस m2 v2 इस बॉडी के लिए। इन दोनों को जब हम सम कर लेंगे तो सम करेंगे तो यू विल रियलाइज कि सम ऑफ द टोटल मोमेंटम आफ्टर एंड द सम ऑफ द टोटल मोमेंटम बिफोर विल बी सेम, और वो दोनों सेम रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस कि कोलिजन क्या होता है, फिर हम टाइप्स ऑफ कोलिजन देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलिजन कौन से होते हैं? The meeting of a particles or a bodies in which each exerts a force upon the other, causing the exchange of energy or momentum. अगर दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, मीट करती हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं और उस फोर्स को अप्लाई करने की वजह से वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करती हैं या एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम करती हैं, तो उसे हम कोलिजन कहते हैं। अब कोलिजन की दो टाइप्स हैं, एक है इलास्टिक कोलिजन और एक है आपके पास इनइलास्टिक कोलिजन। An elastic collision in which is that in which the momentum of the system as well as kinetic energy of the system before and after the collision is conserved. ऐसा कोलिजन जिसमें बॉडी का मोमेंटम और उसकी काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद कंजर्व हों, सेम रहे, तो इस कोलिजन को हम इस इंटरेक्शन को या इस कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अगर हम दूसरी तरफ बात करें इन इलास्टिक कोलिजन की, तो ये वो कोलिजन है जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती। अगर आपका मोमेंटम कंजर्व रहे और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो तो इस इंटरेक्शन या इस कोलिजन को इन इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। अगर हम इस फिगर में देखें, एक शो कर रही है फिगर का, एक लेफ्ट साइड शो कर रहा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और राइट साइड को शो कर रही है परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर आप देखें कि दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, अगर उनके इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों का सेम हो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी दोनों का सेम हो, तो इसको हम कहते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक है। और यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो अगर बॉडीज की इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो सेम हो लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर ना हो, वो लॉस हो जाए ड्यू टू सम रीजंस, तो इसको हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन का है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अगर वन डायमेंशनल मोशन में आपकी बॉडीज कोलाइड करती हैं तो हम उनकी फाइनल वेलोसिटीज कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि हमें इतना तो पता है कि इलास्टिक कोलिजन जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहती है और आपके साथ साथ आपका जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहता है, दोनों कंजर्व रहते हैं। कंसिडर टू नॉन रोटेटिंग स्फीयर्स, अगर हम कंसिडर करें कि दो बॉडीज हैं, रोटेट नहीं कर रही, स्फीयर्स हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, इनिशियली मूव कर रही हैं सेम लाइन पर विद वेलोसिटी u1 और u2 इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम कहें कि u1 जो है वो ग्रेटर देन है u2 के, they collide with one another and after having an elastic collision starts moving with the velocities v1 and v2। collision के बाद वो velocities v1 और v2 के साथ मूव करते हैं in the same direction। सेम आपके पास सेम प्रीवियस फिगर है कि आपके पास अगर m1 है उसकी वेलोसिटी u1 है, m2 है उसकी वेलोसिटी u2 है और दोनों आपस में कोलाइड करते हैं। अगर हम कहें कि u1 जो है वो आपके पास ज़्यादा है फॉर एग्जांपल u2 से, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपकी जो u1 वेलोसिटी है वो ज़्यादा है u2 से, तो इवेंचुअली जो आपकी बॉडीज़ हैं वो आपस में कोलाइड कर जाएंगी। जब आपस की बॉडी आपस में कोलाइड करेंगी तो जब डिटैच होंगी तो उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। लेकिन
हमें पता है कि हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। तो हम दोनों लॉज अप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन है m1u1 प्लस m2u2, आफ्टर कोलिजन है m1v1 प्लस m2v2। ये दोनों कंजर्व होने चाहिए। हम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। और दूसरा लॉ यूज होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर बिफोर कोलिजन है, और आफ्टर कोलिजन है अब आपके पास 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। तो ये दोनों लॉज यूज करके आप इसकी डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं। हमें डेरिवेशन नहीं करनी है बिकॉज वी आर अटेम्प्टिंग टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम। तो हमें इनके फॉर्मूलों पे थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आप फाइनल वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1। सेकेंड टर्म आपके पास है 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u2। और अगर आप फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की मालूम करना चाहते हैं तो 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 और m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे तीन डिफरेंट सिनारियोज दिए गए हैं। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क और एक छोटी सी ड्रिल भी है कि आप ए, बी और फॉर एग्जांपल तीनों पोर्शन में जो आपको ये फिगर दी गई है, तीनों में आप एनालाइज कर लें। ये नीचे अल्फाबेट्स उन्होंने डिफरेंट है फिगर में, लेकिन ऊपर मिस्टेकनली सेम है, तो हम इन्हें करेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज समथिंग बी एंड दिस इज समथिंग सी। v1 और v2 ये दोनों फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन मालूम करने के लिए। व्हाट यू नीड टू नो, आपको m1 m2 की इंफॉर्मेशन हो, आपको इनिशियल वेलोसिटी u1 और फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u1 और सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u2 की अगर इंफॉर्मेशन हो तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि आपकी फाइनल वेलोसिटीज v1 मतलब a बॉडी की और v2 मतलब b बॉडी की क्या होगी। अगर आप इस फिगर में देखें तो आपके पास ए फिगर में आपको मिला हुआ है कि आपकी एक बॉडी है जिसका मास है m, दूसरी बॉडी है उसका भी मास m है, और दोनों का मास जो है वो आपस में सेम है, दोनों का मास जो है वो आपस में बराबर है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m1 जो है वो बराबर है m2 के, और हम उनकी जगह पे कलेक्टिवली m लिख सकते हैं। एक बॉडी मूव कर रही है u1 वेलोसिटी के साथ और एक बॉडी इनिशियली मूव कर रही है u2 वेलोसिटी के साथ। कोलिजन के बाद जब उनका आपस में कोलिजन हो जाएगा तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, हम यहाँ पे लिखते हैं कि उनकी वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, क्योंकि उनकी वेलोसिटीज आपस में पहले से बराबर थी, सेम थी, तो u1 v1 में चली जाएगी और v1 जो है वो u1 में चली जाएगी। तो दोनों की वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। कैसे आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको एक एक बॉडी के लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अगर आप v1 कैलकुलेट करना चाहते हैं मिसाल के तौर पे v1, तो दोनों मैथ सेम है, तो आप m ही रखेंगे, m माइनस एम डिवाइडेड बाय m प्लस एम, u1 अपनी जगह इसी तरह मौजूद रहेगी, प्लस 2 m2 की जगह भी m आएगा क्योंकि दोनों के मैसेज आपस में बराबर हैं। इट विल बी m प्लस एम u2, यहाँ पे हम m लिख देते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, बिकॉज m माइनस एम डिनोमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में ये जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल ये टर्म जीरो हो जाएगी। मतलब जीरो प्लस m प्लस एम, ये कितने हो गए 2m, तो 2m डिवाइडेड बाय 2m, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और साथ में आपके पास आएगा u1 सॉरी u2, और दोनों अगर कैंसिल हो जाएंगे देन यू विल एंड अप विद u2। मतलब फर्स्ट बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो बेसिकली कोलिजन से पहले जो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है उसमें इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखें जहाँ v1 होना चाहिए था वहां पे इंटरचेंज होकर u2 बन गई, और जहाँ पे v2 होना चाहिए था वहां इंटरचेंज होकर u1 बन गई। इसी तरह आप
V2 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आप फिर इस सेकंड सेकंड कंडीशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड कंडीशन को भी, मतलब सेकंड केस और थर्ड केस को भी सॉल्व कर सकते हैं, और इनके आंसर भी यहाँ पे मेंशन है। अगर स्टिल किसी को कंफ्यूजन हो तो कमेंट उधर करके हमें मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको फर्दर इन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। इस चैनल को देखते रहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, आपको इससे फ़ायदा हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।